आशिक त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। गाजियाबाद नगर निगम ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कैला भट्टा इलाके में एक पूर्व पार्षद ने करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा कर रखा था। मेयर सुनीता दयाल के संज्ञान में मामला आया तो इस पर कार्रवाई हुई। यहां घंटों तक बुलडोजर चलाकर नगर निगम ने अपनी जमीन खाली करा ली। ये दृश्य गाजियाबाद के कैला भट्टा क्षेत्र के हैं। यहाँ गाजियाबाद नगर निगम प्रशासन ने आज बड़ा एक्शन लिया। एक लंबे समय से यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा करके उसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा था। ये ज़मीन नगर निगम की है। ज़मीन की कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए बताई गई है। इस दौरान मेयर सुनीता दयाल कुर्सी लेकर वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक एक एक ईंट नहीं हट जाती वो यहीं रहेंगी। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। ये कार्रवाई मेयर सुनीता दयाल, कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राजीव शर्मा की अगुवाई में हुई। इस दौरान अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव आदि अधिकारी भी मौजूद रहे। कैला भट्टा एरिया में नगर निगम की 2 जगह ज़मीन है। यहाँ करीब 23,000 वर्ग मीटर ज़मीन है। इसके अलावा 2,000 वर्ग मीटर ज़मीन भट्टा एरिया में है, जहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है। नगर निगम और मेयर पहले ही कह चुके थे कि धार्मिक स्थल की ज़मीन को छेड़ा नहीं जाएगा। नगर निगम की टीम ने बाकी जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सावन और अधिक मास का आज आखिरी सोमवार रहा। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह 3 बजे से ही जल चढ़ना शुरू हो गया था, जो दोपहर तक चलता रहा। यहाँ कई हजार लोगों ने भगवान शिव की पूजा की। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि आज 3 महत्वपूर्ण संयोग बने हुए हैं। लोनी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान आबिद और नौशाद नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 30 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत 15 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। इस गांजे को उड़ीसा से लाया गया था और दिल्ली में बेचने की योजना थी। थाना लोनी की पुलिस टीम के द्वारा निठौरा रोड पे चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान एक वेंटो कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम ने जब उसे रोक करके और उसमें तलाशी लिया तो उसमें 2 व्यक्ति मिले, एक आबिद बड़ौत का रहने वाला और दूसरा अशोक विहार चौकी के अंतर्गत लोनी का ही नौशाद रहने वाला। इन दोनों से पूछताछ की गई और कार की तलाशी ली गई। कार की तलाशी के दौरान इनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जो तौल कराने पे 30 किलो से अधिक गांजा निकला। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि उड़ीसा के मुन्नीगुडी नामक स्थान से ये गांजा खरीदते थे थोक के भाव में और उसे दिल्ली जाफराबाद ले आकर के किसी एक बाबू नाम के व्यक्ति को सप्लाई करते थे। उसका पता ठिकाना इन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो कहीं रोड पे ही सप्लाई कर देते थे। हालांकि और भी गहन पूछताछ की जा रही है। इससे भारतीय किसान यूनियन शक्ति ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि सामूहिक विवाह योजना में धांधली हुई है। ये योजना श्रम विभाग द्वारा की गई थी। इस मामले में कई बैंक और जन सुविधा केंद्रों की भूमिका भी संदिग्ध है। यूनियन ने इन सभी की जांच की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति ने गाजियाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यहाँ ज्ञापन सौंपकर उन्होंने श्रम विभाग द्वारा कराए गए सामूहिक विवाह की जांच की मांग की। यूनियन के संगठन मंत्री ने अपनी शिकायत में कहा कि विवाह योजना में 175 मामलों की जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें 171 शिकायतें सही पाई गई हैं। इस समारोह में 3,000 शादियाँ हुई थीं, जिसमें 40% फिनो बैंक, एयरटेल आदि के माध्यम से कराई गई। दलालों ने योजना के नाम पर सरकारी धन की बंदरबाट कर ली। जन सेवा केंद्रों के द्वारा फर्जी आवेदन कराए गए और खुद ही धनराशि खा ली गई। तो हमारी आज ये मांग है कि हमने केवल एग्जाम्पल बतौर ये 171 दिए थे कि इस तरह के भ्रष्टाचार सामूहिक विवाह में हुआ है। अब हमारी ये मांग है कि पूरे वित्तीय वर्ष की जांच की जाए, जिसमें 3,500 करीब शादियां हुई। संगठन ने मांग की है कि पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर 2021-22 में हुए कन्या विवाह समारोह के साथ साथ बैंकों और जन सुविधा केंद्रों की भी जांच कराई जाए, ताकि इस मामले का सच सामने आ सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल कल गाजियाबाद में रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं। उनका दावा है कि रोजगार मेले में 4000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें 200 से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं जो अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेंगे। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने दावा किया है कि कल आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 4000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद अनिल अग्रवाल ने बताया कि इस रोजगार मेले में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये अब तक का सबसे बड़ा सांसद रोजगार मेला है, जिसके लिए 2000 से अधिक युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब तक लगभग 2000 से ज़्यादा के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कार्यक्रम में श्रीमान पीयूष गोयल, नेता सदन राज्यसभा और माननीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर इसका उद्घाटन करेंगे और श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में गाजियाबाद के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता वो भी सब कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मेले का उद्घाटन मेरठ रोड स्थित HRIT कैंपस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है। अखिलेश और डिंपल के लगातार बयान ऐसे आ रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लिए जब तब एक बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नया जो बयान आया है उससे निश्चित रूप से अखिलेश यादव परेशान होंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी इससे खुश नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के माहौल में इस तरह की बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुत्व को निशाने पर रखते हैं, हिंदुओं को निशाने पर रखते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद में जड़ें काफ़ी गहरी हैं, ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म माना जा रहा है। हिंदू धर्म पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को मकड़जाल में फंसाने की साजिश है। हिंदू अगर एक धर्म होता तो वहाँ दलितों और पिछड़ों को भी सम्मान मिलता, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। मौर्य कहते हैं कि हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान सपा नेता ने राष्ट्रपति पर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग भले ही पागल होकर हिंदू धर्म के लिए मरें, पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चालक लोग हमें आदिवासी ही मानते हैं। ऐसा ही व्यवहार भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ हुआ था। दलित होने के कारण उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास और कालिदास मार्ग को गौमूत्र से पवित्र किया गया, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते थे। उन्होंने कहा कि बाबा अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया, जिसका नतीजा आज हजारों साल की गुलामी से निजात पाकर हम सम्मान और स्वाभिमान के रास्ते पर चल पड़े हैं। जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के
पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालवें के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अखबार की कड़वी घूट पीने के लिए दूर करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद के इस बयान के बाद राजनीति में भूचाल सा आ गया है। भाजपा समेत कई पार्टियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हाथों पर निशाने पर लिया है और अखिलेश से इस मामले पर उनकी राय मांगी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस पर समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया दे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत हैं या इसे केवल उनका व्यक्तिगत बयान मानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का कोटा शहर जो है वो एजुकेशन हब की तरह काम करता है। एक बेहतर इंजीनियर और बेहतर डॉक्टर बनने की चाह लेकर कितने ही किलोमीटर दूर से बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, नीट, IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ समय बीतता है और कुछ बच्चों की मौत का समाचार आ जाता है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले आए हैं जहां छात्र आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। छात्रों की जो आत्महत्या की प्रवृत्ति और संख्या कोटा में बढ़ रही है, उससे लोग चिंतित हैं। हर 10 दिन में तकरीबन एक छात्र की मौत का मामला सामने आ जाता है। अब कोटा को सुसाइड कैपिटल कहा जाने लगा है। कोटा का प्रशासन कई कदम उठाए जाने के बावजूद आत्महत्याओं की जो मामले हैं उनमें कमी नहीं ला पा रहा है। अब प्रशासन ने एक नया कदम उठाया है। 2 महीने के लिए कोचिंग सेंटरों पर परीक्षाओं पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साल की शुरुआत से अब तक 23 बच्चे कोटा में अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा आत्महत्या के मामले 7 अगस्त और जून महीने में हुए। जुलाई में 2 और मई में 5 आत्महत्या के मामले सामने आए। कोटा के कई हॉस्टल से बच्चों के आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले पंखे से लटककर जान देने के हैं। कई बच्चों ने हॉस्टल की छत से कूदकर भी जान दी है। सबसे चौंकाने वाला मामला 14 जून का है, जब महाराष्ट्र से आए माता पिता से मिलने के बाद उसके बच्चे ने तुरंत आत्महत्या कर ली। छात्रों की आत्महत्या करने के पीछे सबसे बड़ा कारण पढ़ाई का बोझ है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। इसके पीछे माता पिता को भी एक वजह माना जा रहा है, क्योंकि माता पिता जब छात्र को कोटा छोड़कर जाते हैं तो उसको ये कह के जाते हैं, ये हिदायत देते हैं कि वो किसी से दोस्ती ना करे और सबको अपना प्रतिस्पर्धी माने, कंपटीटर माने। बच्चे आपस में दोस्ती नहीं करते, इस वजह से वो आपस में कोई बात शेयर नहीं करते। परेशानी होती है तो अकेले रह जाते हैं, अकेलापन उनको खा जाता है और वो गलत कदम उठा लेते हैं। तैयारी जो वर्षों से कर रहे हैं, कोचिंग संस्थाओं में लाखों की फीस भरने के बावजूद बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, तब भी बच्चे दबाव में, तनाव में आत्महत्या कर लेते हैं। छात्रों की मौत बढ़ने से, जो मामले बढ़ रहे हैं, इससे हॉस्टल में रह रहे बाकी बच्चों के माता पिता के मन में डर बैठ गया है। कुछ लोग तो अब अपने बच्चों को कोटा भेजने से भी बचने लगे हैं। सरकार ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोचिंग संस्थाओं की परीक्षाओं पर 2 महीने की रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोटा में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों को परीक्षाओं पर रोक लगानी होगी। प्रशासन की कई बैठकों के बाद एक बड़ा कदम ये भी उठाया गया कि बच्चों के कमरे में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन पंखों की खासियत ये है कि 20 किलो से अधिक वजन यदि पंखे पर डाल दिया जाता है, कोई फंदे पर लटक जाता है तो स्प्रिंग फैल जाता है और आत्महत्या नहीं हो पाती, बच्चा मरने से बच जाता है।
मौत के मामले कम करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हॉस्टल्स में जाल लगाए जाएं। प्रशासन का मानना है कि ऊंची मंजिलों से कूदना इस तरह से भी कम किया जा सकता है। बच्चों की आत्महत्या के मामले में और मौत के मामले में कमी लाई जा सकती है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए तैयार है। इसरो चीफ एस सोमनाथ पहले ही इसको लेकर कई बार जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अब इसरो ने अपने सूर्य मिशन के लिए एक बड़ी जानकारी साझा की है। आदित्य L1 मिशन को लेकर लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसरो की तरफ से कहा गया है कि 2 सितंबर को सुबह 10:50 पर मिशन लॉन्च होगा। इसरो ने बताया कि श्री हरिकोटा से सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली सैटेलाइट आदित्य L1 लॉन्च होगी। सूर्य मिशन भारतीय पहला मिशन है जो सूरज के तापमान, ओजोन पर पड़ने वाले असर, पैराबैंगनी किरणों का अध्ययन करेगा। ये सैटेलाइट लॉन्च होने के 4 महीने बाद धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर एक खास जगह लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पर पहुंचेगा। ये मिशन मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव, धरती पर सौर गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देगा। तो इसरो जल्द ही एक और नया इतिहास लिखने के बहुत करीब है। तो इसरो कामयाबी की एक नई उड़ान उड़ने के लिए तैयार है और भारतवासियों को अपना सीना गर्व से चौड़ा करने का एक और मौका देगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली नगर निगम ने सेवाओं को लेकर साइबर कैफ़े या फिर नगर निगम कार्यालय आने वाले लोगों को राहत देने का फैसला कर लिया है। निगम कर्मी अब तय शुल्क के बाद आपको घर बैठे सुविधाएं देंगे। डोर स्टेप डिलीवरी नीति के तहत नगर निगम दिल्ली इस योजना पर काम कर रहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाएगा। एक एजेंसी को अनुमोदित किया जाएगा। ये एजेंसी ज़्यादा राशि नगर निगम को देगी। जो एजेंसी ज़्यादा राशि नगर निगम को देगी उसी को ये काम दिया जाएगा, लेकिन नागरिकों से जो शुल्क एजेंसी लेगी वो निर्धारित किया जाएगा। इससे घर पर सेवा लेने वाले नागरिकों को निगम की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पर आवेदन करना होगा। जहाँ तक शुल्क की बात है तो नगर निगम का कर्मचारी या एजेंसी का कर्मचारी जब आपके घर पर पहली विजिट करेगा तो आपसे 50 रुपये वसूलेगा। किसी भी संबंधित कागज़ की मूल प्रति आपको चाहिए तो इसके लिए 25 रुपये अलग से देने होंगे। हर विजिट पर 50 रुपये तय होंगे। अभी नगर निगम के 1000 से अधिक कर्मचारी कॉमन सर्विस सेंटर में काम कर रहे हैं। ये सभी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। एक वार्ड में करीब 3 से 4 सेंटर काम कर रहे हैं। यहाँ नागरिक तय शुल्क लेकर सेवा ले सकते हैं, लेकिन अब जो सुविधा दी जा रही है कि आप घर बैठे ही नगर निगम के कर्मचारी को बुलाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी आप सेवा ले सकते हैं मैं बताता हूँ। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस का आवेदन, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस का आवेदन को नवीनीकरण, पशुपालन लाइसेंस और नवीनीकरण, तय बाजार लाइसेंस, पार्किंग बुकिंग, सामुदायिक केंद्र बुकिंग, कुत्ते का पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस का आवेदन और नवीनीकरण, ई म्यूटेशन। ये सब काम आप दिल्ली में अगर रहते हैं और नगर निगम से आप कराना चाहते हैं तो आपको ना नगर निगम ऑफिस जाने की ज़रूरत है, ना साइबर कैफ़े की ज़रूरत है। आप इसे अपने घर पर ही कर सकते हैं। एक बड़ी सुविधा आपको मिल रही है। रक्षाबंधन का पर्व सामने है, लेकिन 30 और 31 अगस्त को लेकर कई जगह अभी भी गलतफहमी बनी हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, असमंजस में हैं कि 30 में मने या 31 में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर स्थानों पर 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। दरअसल रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल ये पूर्णिमा 30 अगस्त को है, लेकिन भद्रा का साया होने की वजह से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि श्रवण पूर्णिमा पर भद्रा का साया हो तो राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल के समापन होने पर ही राखी बांधनी चाहिए। पंचांग के अनुसार सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होगी। समापन 31 अगस्त को 7:05 पर होगा। लेकिन 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी, जो रात भर रहेगी। रात को 9 बजे तक रहेगी, लेकिन रात में राखी नहीं बांधी जाती, रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। इसलिए 31 अगस्त की सुबह ही राखी बांधी जाएगी। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में तय हो गया है। असमंजस की स्थिति अगर आपको है तो आप भी इसे दूर कर लें। रक्षाबंधन का पर्व 31 अगस्त को ही मनाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और इसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और अगर आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र।
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।